नमस्कार दोस्तों, आज मैं शुरू कर रहा हूं केमिकल बॉन्डिंग। तो दोस्तों देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग होती क्या चीज है। दोस्तों सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि इस बॉन्डिंग की क्या मीनिंग है। जो बॉन्डिंग होती है इसकी क्या मीनिंग होती है। दोस्तों इसकी मीनिंग होती है अट्रैक्शन फोर्स। इसकी मीनिंग होती है अट्रैक्शन फोर्स। दोस्तों केमिकल की यहां पर क्या मीनिंग होगी, इस पर्टिकुलर टॉपिक में केमिकल की मीनिंग क्या है। केमिकल की मीनिंग है दोस्तों यहां पर एटम या फिर मॉलिक्यूल और दोस्तों या फिर आयन। इसकी मीनिंग है। इस पूरे वर्ड की अब क्या मीनिंग होगी, अब इस पूरे वर्ड की मीनिंग होगी अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। अब इस पूरे वर्ड की मीनिंग है क्या, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन व्हाट, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। दोस्तों अब हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए, हमें पता चल जाना चाहिए कि केमिकल बॉन्डिंग की बिल्कुल सीधी सीधी जो मीनिंग है वो है अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। अब दोस्तों सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं एटम्स का। दोस्तों H है और H है। H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, H के पास एक इलेक्ट्रॉन है। सिंगल इलेक्ट्रॉन की मीनिंग है कि ये कुछ इसके पास इनकम्प्लीट है। सिंगल इलेक्ट्रॉन की मीनिंग है कि कुछ इसके पास इनकम्प्लीट है। इसकी वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस हुआ और उस अट्रैक्शन फोर्स को आप बॉन्ड कहेंगे। इस अट्रैक्शन फोर्स को आप बॉन्ड कहेंगे। आगे एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। कंसीडर करो कि ये H और F है, ये H और F है। दोस्तों ये एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पर ये भी एक मॉलिक्यूल है। अगर यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है तो दोस्तों ये जो अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा इसको भी हम बॉन्ड कहेंगे, इसका नाम भी बॉन्ड रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। कंसीडर करो कि Na+ है और Cl-, इसके बीच भी अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा और जो अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा दोस्तों उसे भी बॉन्ड कहेंगे। यहां पर भी जो अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा उसे भी बॉन्ड कहेंगे। तो दोस्तों एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस के बीच में जो भी कोई अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको हम बॉन्ड कहते हैं। अब बिकॉज अट्रैक्शन फोर्स केवल एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस का ही डिस्कस होना है, इसीलिए केमिकल बॉन्डिंग अट्रैक्शन फोर्स इंसानों के बीच में जो प्रोड्यूस होता है वो यहां पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो केमिकल वर्ड आया है वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस की वजह से आया है और बॉन्ड का मतलब ही अट्रैक्शन फोर्स होता है। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर अट्रैक्शन फोर्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस के बीच में क्यों आता है। अट्रैक्शन फोर्स आने की वजह क्या है, क्या रीजन है कि अट्रैक्शन फोर्स आता है। तो अब हम देखेंगे कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की वजह क्या है, केमिकल बॉन्ड का रीजन क्या होता है। दोस्तों केमिकल बॉन्ड का एक रीजन होता है गेनिंग मोर स्टेबिलिटी। गेनिंग स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं मॉलिक्यूल्स, एटम्स या फिर आयंस। कौन गेन करना चाहता है, या तो एटम्स गेन करना चाहते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स गेन करना चाहते हैं और या फिर आयंस गेन करना चाहते हैं। एटम स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, इसीलिए वो अट्रैक्शन फोर्सेस प्रोड्यूस करता है या उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस आते हैं। मॉलिक्यूल्स
स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, इसीलिए हम कहते हैं उनके बीच में फोर्सेस डेवलप होते हैं। जो ये स्टेबिलिटी आएगी वो किसकी वजह से आएगी? बाय रिलीजिंग एनर्जी, बाय रिलीजिंग एनर्जी, बाय रिलीजिंग एनर्जी। एनर्जी को लूज करेगा तो स्टेबिलिटी आएगी। दूसरा क्या रीजन है? दूसरा रीजन है नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि गेनिंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हर एटम को आपको क्या चाहिए? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, और उस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के चक्कर में वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस के बीच में कुछ ऐसा सिस्टम बनता है जिससे अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसे डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर इसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम आज डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए किस तरीके से एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो आप कह सकते हैं फर्स्ट रीजन है गेनिंग स्टेबिलिटी, गेनिंग स्टेबिलिटी बाय रिलीजिंग एनर्जी, बाय रिलीजिंग एनर्जी। एनर्जी को आप रिलीज करो तो स्टेबिलिटी गेन होती है। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट आप याद रखो कि जो स्टेबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती किसके? स्टोर्ड एनर्जी के। अगर कहीं पर एनर्जी ज्यादा स्टोर हो गई है, ज्यादा स्टोर हो गई है, तो उस केस में क्या होगा? स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर इस स्टोर्ड एनर्जी में से कुछ एनर्जी को खर्च कर दिया जाए, कुछ एनर्जी को रिलीज कर दिया जाए, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। थोड़ा ऐसा समझिए आप, क्या कि एक 100 केजी का बंदा है, एक 100 केजी का पर्सन है। अब क्या करता है? मान लो ये 100 केजी का पर्सन, ये गब्बर है, गब्बर सिंह, इसका जो वेट है वो 100 केजी हो गया। जब वेट 100 केजी हो गया तो अब क्या है? 100 केजी वेट के साथ जो गब्बर है वो लेस स्टेबल है। अब क्या करे? ये एनर्जी रिलीज करेगा। क्या करेगा? एनर्जी इज रिलीज। एनर्जी को रिलीज करेगा। कैसे एनर्जी रिलीज करेगा? थोड़ी एक्सरसाइज करेगा, कुछ और करेगा, तो क्या होगा? इसका वेट 70 केजी कंसीडर करो आ गया। तो अगर 70 केजी वेट आ जाएगा तो स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, यानी अब ये मोर स्टेबल हो जाएगा। तो इस बात को आप अच्छी तरह से दिमाग में भर लो, क्या कि जिसके अंदर एनर्जी ज्यादा स्टोर है वो कम स्टेबल है। तो अगर एनर्जी को निकाल दे, एनर्जी को रिलीज कर दे, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब दोस्तों थोड़ा सा इसको आपको और आगे बढ़ाने के लिए चलना पड़ेगा। कैसे? ध्यान दीजिए, कंसीडर करो कि यहां पर एटम ए है और यहां पर क्या है? एटम बी है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी है। अगर डिस्टेंस इन्फिनिटी है तो फोर्स इनके बीच का वो जीरो होगा। अगर फोर्स जीरो है, किसके बीच का फोर्स? इसके बीच का जो फोर्स है वो जीरो है, और फिर इसके और इसके बीच में जो एनर्जी है वो भी क्या है? जीरो है। तो अगर एटम ए और एटम बी के बीच में डिस्टेंस इन्फिनिटी है तो एटम ए और एटम बी के बीच में फोर्स जीरो होगा, और फिर एटम ए और एटम बी के बीच में एनर्जी जीरो होगी। बिल्कुल सीधी बात है। अब हम क्या करते हैं? इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ प्लॉट। यहां पर
हम प्लॉट करते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहां पर ये वैल्यू 0 है, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की बात करते हैं। यहां पर सब कुछ 0 है। यहां पर हम लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की मीनिंग है स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, एनर्जी जो स्टोर हो गई है वो। यहां पर जो एनर्जी की वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू है। और अब हम चलते हैं, यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी की मीनिंग है स्टोर्ड एनर्जी, और यहां पर वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। एटम ए और एटम बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो यहां पर हम लेते हैं। ये जो डिस्टेंस अब शो हो रही है ये डिस्टेंस इन्फिनिटी है, और अगर इन्फिनिटी डिस्टेंस है तो फोर्स 0 होगा। फोर्स 0 होगा तो एनर्जी क्या होगी भाई? 0 होगी। तो देखिए एनर्जी का जो पैरामीटर है वो 0 है। अब क्या करते हैं, हम इन्हें नजदीक लाते हैं। ऐसे जब नजदीक लाते हैं तो क्या होता है, नजदीक लाने पर जो एनर्जी है वो क्या करती है? डिक्रीज होती है। एनर्जी डिक्रीज होती है, एनर्जी डिक्रीज होती है। एक डिस्टेंस ऐसी आती है जब एनर्जी मिनिमम हो जाती है। अगर हम इसको और भी नजदीक लाएंगे तो फिर क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज करती है और कुछ ऐसा सीन बन करके सामने आता है। दोस्तों फिर दोबारा देखो, एटम ए एटम बी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, यानी कि इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है, कुछ यहां पर बैठे हुए हैं। अब हमने क्या किया कि एटम ए और एटम बी को नजदीक लाना शुरू कर रहे हैं। तो अब है क्या, एग्जैक्ट फिगर है क्या, आखिर ऐसा ग्राफ क्यों आया, इस ग्राफ का रीजन क्या है? जरा देखो, जो एटम ए है उसके पास न्यूक्लियस ऑफ ए है और साथ के साथ दोस्तों इलेक्ट्रॉन ऑफ ए है। इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया। दोस्तों ये एटम ए था, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर एटम बी है, न्यूक्लियस ऑफ बी है और साथ के साथ इलेक्ट्रॉन ऑफ बी है, इलेक्ट्रॉन ऑफ बी है। दोस्तों ये आपका एटम बी है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? अभी ये इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है, अभी ये इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है। अभी इनके बीच में कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि ये इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है, इसलिए इनके बीच में कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा। अब हम क्या करते हैं, इन्हें थोड़ा सा नजदीक लाते हैं, इन्हें थोड़ा सा नजदीक लाते हैं, कुछ ये सीन करते हैं। यहां पर ई ए है और दोस्तों यहां पर एन बी है और यहां पर ई बी है। कुछ नजदीक लाते हैं, थोड़ा नजदीक लाते हैं। जब नजदीक लाएंगे तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन होगा, ये रिपल्सन होगा, इसे मैं शॉर्टकट REP लिखूंगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, इसे मैं शॉर्टकट REP लिखूंगा। लेकिन साथ के साथ दोस्तों यहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा दोस्तों, अट्रैक्शन होगा, इसे मैं ATR लिख देता हूं। दोस्तों यहां इसके बीच भी अट्रैक्शन होगा। तो क्या है, अट्रैक्शन कहां है, मैं अट्रैक्शन को यहां लिखता हूं। अट्रैक्शन कहां है, अट्रैक्शन कहां है दोस्तों, Na और EB के बीच में ये अट्रैक्शन है। NB और EA के बीच में ये दो जो हैं ये अट्रैक्शन है। यहां पर दोस्तों मैं रिपल्सन लिखता हूं, तो रिपल्सन कहां कहां होगा, Na और NB के बीच में रिपल्सन होगा, EA और EB के बीच में रिपल्सन होगा। तो दो रिपल्सन मिल रहे हैं, दो अट्रैक्शन मिल रहे हैं।
दोस्तों ध्यान दीजिए अच्छी तरीके से, जब एनर्जी डिक्रीज कर रही है, यहां इस तरीके से ग्राफ जब आ रहा है, तो तब इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स वो ज्यादा है और रिपल्सन फोर्स वो जो है वो कम है। दोस्तों क्या हुआ, जब एनर्जी इंक्रीज करने लग गई है, एनर्जी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब है जो रिपल्सन फोर्स है वो ज्यादा है और जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है दोस्तों, कम है। इसकी मीनिंग ये है, जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो उस केस में दोस्तों क्या कहानी बन करके आ रही है, मोर स्टेबिलिटी है, मोर स्टेबिलिटी है। और जब दोस्तों यहां पर पहुंच गए तब लेस स्टेबिलिटी है, या फिर हम कह सकते हैं अनस्टेबिलिटी है, अनस्टेबल। दोस्तों जब हम बहुत ज्यादा नजदीक ले आते हैं तो होता क्या है, एग्जैक्टली उसको फील करिए कि जब हम बहुत ही ज्यादा क्लोज ले आते हैं तब होता क्या है, न्यूक्लियस के पास बहुत ज्यादा चला जाता है, Na के बहुत ही ज्यादा नजदीक Np चला जाता है। तब जब Na Np को फेस करने लगता है तो यहां पर दोस्तों रिपल्सन फोर्स जनरेट होता है जिसे Rep लिखता हूं। दोस्तों यहीं पर कहीं पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बहुत नजदीक आ जाता है तो यहां पर रिपल्सन फोर्स लगता है जिसे Rep लिख देता हूं। जब ये दोनों न्यूक्लियस बहुत क्लोज आ जाते हैं तो रिपल्सन लगने लग जाता है। अगर एक प्रॉपर डिस्टेंस पर रहें, मेंटेन करके रहें तो फिर अट्रैक्शन फोर्स लगता है। दोस्तों ये जो डिस्टेंस है, ये यहां से यहां, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये इंटरन्यूक्लियर जो डिस्टेंस है, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है, इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। इसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, इसी को हम BL यानी कि बॉन्ड लेंथ कह देते हैं। जब एनर्जी मिनिमम है तब यहां पर एनर्जी मिनिमम है और मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। क्या है दोस्तों, मैक्सिमम स्टेबिलिटी है क्योंकि काफी एनर्जी रिलीज कर चुका है, इसलिए मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। दोस्तों अब जो ये एनर्जी रिलीज हुई है, इस एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी कह देते हैं। जो ये एनर्जी रिलीज हुई है इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो जो ये डिस्टेंस है एक तरह की इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, एक तरह की इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है जिस पर मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, और जो एनर्जी रिलीज हुई है मैक्सिमम स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वही दोस्तों क्या है, बॉन्ड एनर्जी। अब दोस्तों थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसी को अपनी जो लाइफ है, हमारी जो लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, उसमें समझते हैं। जो ह्यूमन लाइफ है उससे भी थोड़ा सा हम इसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन लाइफ कनेक्शन करने की कोशिश करते हैं, इसी को हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मान लो कि लड़का है, कहाँ का है लड़का, ये इंडियन बॉय है, और एक लड़की है, कहाँ की लड़की है, ये पाकिस्तान की लड़की है। इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो दोस्तों इन्फिनिटी है। पाकिस्तान का लड़का इंडिया की लड़की को बिल्कुल नहीं जानता है। अब जमाना किसका चल रहा है दोस्तों, सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है। किसका जमाना चल रहा है, सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है। सोशल मीडिया की वजह से ये थोड़े से क्लोज आ गए,
इन जो इंडियन बॉय है वो क्लोज आ गया, पाकिस्तानी लड़की के थोड़ा सा क्लोज आ गया, चैट वगैरह करने लग गए, थोड़ी सी चैटिंग होने लग गई, थोड़ी सी कन्वर्सेशन होने लग गए। अब क्या हुआ दोस्तों, एक दिन क्या हुआ कि जो इंडियन बॉय था वो फ्लाइट पकड़ करके वीजा लेकर के, वीजा लिया किसका, पाकिस्तान का वीजा लिया, फ्लाइट पकड़ी और वो पाकिस्तान चला गया। यानी कि जो इंडियन बॉय है वो पाकिस्तानी गर्ल से कहां मिल रहा है, फेस टू फेस मिल रहा है, फेस टू फेस मिल रहा है। कैसे, पाकिस्तान का वीजा लिया और फ्लाइट पकड़ी और फ्लाइट पकड़ करके वो पाकिस्तान चला गया, फेस टू फेस इनकी मुलाकात हुई। अब क्या हुआ, इसके बाद ये जो इंडियन बॉय था, इंडियन बॉय के जो फैमिली मेंबर्स थे वो पाकिस्तानी जो गर्ल थी उसके फैमिली मेंबर से मिल लेते हैं। तो अब इसके बाद इनके बीच का रिश्ता जो है वो थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है। फिर क्या होता है दोस्तों, इसके बाद फिर जरा समझिए कि फिर क्या होता है, फिर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जो इंडियन लड़का है वो किससे शादी कर लेता है, मैरिज कर लेता है, किसके साथ मैरिज कर लेता है, पाकिस्तानी लड़की के साथ मैरिज कर लेता है, पाकिस्तानी लड़की के साथ मैरिज कर लेता है, इन दोनों की मैरिज हो जाती है। तो जब इन दोनों की मैरिज हो जाती है तब ये एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं। ये इनकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी की स्टेट है। अब दोस्तों इतनी कहानी को मैं अब ग्राफ से समझाने की आपको कोशिश करूंगा। जो ग्राफ मैंने एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस के लिए बनाया था सेम वही ग्राफ मैं बना करके दिखाता हूं। कुछ इस तरह से ग्राफ बना था, याद करिए कुछ ऐसा ग्राफ था। यहां पर निगेटिव एनर्जी चलती है, पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर पॉजिटिव एनर्जी चलती है, पोटेंशियल एनर्जी। और दोस्तों यहां पर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस चलती है, या केवल मैं डिस्टेंस यहां पर अब लिखता हूं, डिस्टेंस चलती है। डिस्टेंस यहां पर जीरो है, सब कुछ जीरो है, डिस्टेंस फिलहाल बहुत ज्यादा है। ये जो डिस्टेंस है फिलहाल वो इन्फिनिटी है, यानी कि लड़का इंडिया में है, लड़की पाकिस्तान में है, एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते हैं। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा सोशल मीडिया आता है, यहां पर ऐसे सोशल मीडिया आता है, यहां तक दोस्तों ये सोशल मीडिया आता है। जब सोशल मीडिया आता है तो देखो एनर्जी थोड़ी सी डिक्रीज हो रही है, यानी कि इंडियन लड़का और पाकिस्तानी लड़की एक दूसरे से मिल रहे हैं। एनर्जी देखो, एनर्जी डिक्रीज हो रही है, यानी कि इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब यहां पर पहुंच गए, ऐसे मैं डायरेक्ट ले चलता हूं। यहां पर इनकी शादी हो चुकी है, यहां पर इनकी शादी हो चुकी है, इन दोनों की मैरिज हो चुकी है। यहां पर इन दोनों की शादी डायरेक्ट कराता हूं, यहां पर इन दोनों की शादी हो चुकी है। अब शादी होने के बाद देखो ये डिस्टेंस है, ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, ये इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, काफी अच्छी डिस्टेंस है। इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी पर है और मैक्सिमम रिलीज्ड एनर्जी है, ये एनर्जी रिलीज्ड है, एनर्जी रिलीज्ड है, एनर्जी रिलीज्ड है, एनर्जी रिलीज हुई। कितनी एनर्जी रिलीज हुई, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई।
यानी कि यहां पर इनकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब इससे ज्यादा स्टेबिलिटी भी जिंदगी में नहीं आ सकती। फिर क्या करता है लड़का, पाकिस्तान की बुराई करता है, लड़की इंडिया की बुराई करती है और झगड़ा होना शुरू हो जाता है, दोनों तरफ से झगड़ा होना शुरू हो जाता है, तो रोज मारपीट होती है, झगड़ा होना शुरू हो जाता है, गाली गलौज शुरू हो जाती है, टेंशन बढ़ जाती है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है और यहां पर दोनों सेपरेट हो जाते हैं। अब इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं बचता है। ये ग्राफ आपको मैंने समझाने की कोशिश करी, यानी यहां इनका डिवोर्स हो जाता है, लड़की पाकिस्तान चली जाती है, लड़का इंडिया में रह जाता है। दोस्तों, इस तरीके से मैंने फर्स्ट कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग आपको समझाने की कोशिश करी। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।